गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक नए चैप्टर में हम लोग इंटर कर चुके हैं, द मोलिकुलर बायोलॉजी, और उसी को एनसीईआरटी में हम लोग कहते हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके आगे के जो भी कोर्सेज होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड विद द हेल्प ऑफ इरविन चरगॉफ रूल। तो इरविन चरगॉफ रूल और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के हेल्प से वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसको प्रपोज किया था। उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ए जो है वह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, टी के साथ, ये जी जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी के साथ बाइंड होता है, और ए जो है वह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड होता है टी के साथ। डबल बॉन्ड क्यों, वहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों आते हैं और ए और टी के बीच में, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों आते हैं, उसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। ओके, साथ ही साथ डीएनए पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज होता है, तो उसके पीछे भी क्या रीजन है, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड का वो निगेटिवली चार्ज कैरी करता है। तो ये जो कुछ बातें हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसके बेसिस पर ये सारी बातें जो है हम लोग देख लेते हैं। अब क्या देखे थे कि एक स्ट्रक्चर दूसरे की तरफ बाइंड करता है, तो जी और सी के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसी 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग बॉन्ड इन डीएनए। ओके, डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड है, ये बहुत बार डिस्कशन हो गया कि एक जो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजिनस बेस, बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस between nitrogenous base and sugar, जिसमें से नाइट्रोजिनस बेस का वो अगर प्यूरिन है तो आपको बार बार ये हम लिखे हैं, एक तरफ पायरिमिडिन और दूसरे तरफ प्यूरिन। प्यूरिन का N9 पोजीशन, प्यूरिन का N9 पोजीशन और पायरिमिडिन का बेटा N1 पोजीशन। जबकि अगर शुगर की बात करेंगे तो C1। तो शुगर के C1 के साथ और पायरिमिडिन के N1 के साथ, उसी तरह N9 पोजीशन ऑफ, ये इस तरह से बॉन्ड बनता है। ओके, कौन, एन ग्लाइकोसिडिक, और यहां पर भी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। सेकेंड बॉन्ड जो होता है वो आप जानते हो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये बार बार हम आपको इसलिए करा रहे, हो सके आपको लग रहा हो कि बार बार ये क्यों हो रहा है, बार बार इसलिए हो रहा है ताकि ये बात आपको पूरी तरह अच्छे से मेमोराइज हो जाए, और इसी के बेसिस पर एक बार आप डीएनए का स्ट्रक्चर समझ गए तो आगे आपको पूरा का पूरा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपेरॉन, यानी कि लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, सारा चीज इसी के बेसिस पर चलेगा, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो बार बार आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, 3 to 5, 5 to 3 क्या होता है, कहां पे फॉस्फेट फ्री होता है। तो रेप्लिकेशन में जब आएंगे आपको ये सारा चीज अगर अच्छे से याद रहेगा तो डेफिनेटली आपको वहां पे हेल्प होना है। तो ये आप ही के लिए हम करा रहे हैं, मुझे याद है, बस आपको याद हो जाए, ये हमारी कोशिश है। ओके, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट इसमें नहीं हो रहा है बेटा, आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा एक ही चीज को सोचने पे, जो नहीं हो रहा है उस पर रिसर्च करने से, और
बाकी किसी एक पेपर में लगे हैं तो सिर्फ उसी पेपर में लगे रहने से वो टाइम का वेस्टेज है। पढ़ने वालों के लिए, जो नहीं पढ़ने वाला हो उसका कोई टाइम का वेस्टेज नहीं है, उसके लिए सब जायज है, बस पढ़ने वालों के लिए गाइडिंग जरूरी है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की अगर बात करें तो आप जानते हो सेकेंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर ये देखो, यह एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, तो न्यूक्लियोटाइड है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या ले लेगा, मान लीजिए ए कैरी किया है, एडेनिन है इसके पास, और यहां पर CH2O P डबल बॉन्ड O और O, ये माइनस और ये माइनस हो गया, तो यहां पर माइनस आ गया 5 एंड पे। ओके, और साथ ही साथ अब यहां से ये 1 2 एंड 3, ये थर्ड पोजीशन के साथ फिर यहां पर ये O है, फिर यहां पर P। ओके, चलो एक ही जैसा सब जगह दिखा देते हैं हम, आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यहां पर 2 जगह माइनस कर दिए, ऊपर में डबल बॉन्ड, तो ऐसे यहां पर भी ऊपर में डबल बॉन्ड, यहां पर एक ऑक्सीजन उसमें माइनस, फिर यहां पर एक ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये बाइंड हो गया फिर से CH2। ओके, और फिर ये जो CH2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए G या T हो गया, कोई भी एक। तो देखो यहां पर माइनस, यहां पर O की, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है, और यहां पर फॉस्फेट में जो O है इसके ऊपर वैलेंसी इसकी पूरी नहीं हो रही है, तो यहां पर O के ऊपर माइनस कैरी होगा, जिसकी वजह से फॉस्फेट इसी O माइनस की वजह से DNA जो है वह निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आप देख रहे हैं, पहले यहां पर OH फ्री रह गया, H और H ये सब तो आपको कॉमन हो गया। तो अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां से लेकर के यहां तक में आता है। क्यों? एक यहां पे O जो है इसके साथ जुड़ा है और दूसरा O इसके साथ CH2 के साथ जुटा है, तो ये हो गया आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहीं पर आपको हम ये भी मेंशन कर देते हैं फॉस्फेट इन न्यूक्लियोटाइड कैरी negative charge, so DNA is negatively charged। तो आपसे पूछ सकता है कोई कि DNA क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस फॉस्फेट की वजह से। इसमें से भी इंटर करके पूछ दिया कि फॉस्फेट में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो होता क्या है, ये H3PO4 जब बॉन्ड बनाने जाता है तो यहां से H3 रिलीज हो जाता है, एक तो H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया और एक जो हाइड्रोजन है वो भी आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो जब वो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में रिलीज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है PO4 माइनस में, यानी यहां पर आ गया एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है माइनस है, तो PO4 माइनस के फॉर्म में इसी वजह से वह निगेटिवली चार्ज हुआ, जिसकी वजह से DNA निगेटिव चार्ज का होता है। 2 बॉन्ड आपने देख लिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आइए आपको दिखाते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, क्यों G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ओके, द थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है हाइड्रोजन एंड FON के बीच में, यानी जब हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर फ्लोरीन हो, तभी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब आइए हम लोग देखते हैं G और C के कंटेंट में क्यों
या तो न्यूक्लियोटाइड लेकर के या डायरेक्ट नाइट्रोजनस बेस लेकर के हम आपको समझा देते हैं। चलिए हम नाइट्रोजनस बेस को अगर लेकर के चलते हैं यहां से, तो आप ये देखो, ओके, और ये हो गया NH2, उसको इस तरह से लिखेंगे हम, इस NH2 को NH और ऊपर में एक H दिखा दिए। ओके, अगर ये A है या कोई भी ले लीजिए, चलिए A लेकर से चलते हैं हम लोग। ये अगर A है तो A के ऊपर में डबल बॉन्ड यहां पे हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, तो एक डबल बॉन्ड यहां पर और यहां पर, दूसरा इधर से N और यहां पर N, ये हो गया CH, और फिर एक स्ट्रक्चर को ऐसे उल्टा कर दिए हैं। नंबरिंग आप इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहां NH लगा दिया, हो गया। 9 पोजीशन पे NH रहता है। और अगर यहीं पर आप सुगर दिखाएंगे, चलो हम लोग यहां से इसको अटैच भी कर देते हैं भाई। चलो ये देख लो, ये हो गया आपका चलिए, यह एक न्यूक्लियोटाइड हो गया CH2 और यहां पर P अटैच कर दिया। चलो यह एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पर नहीं दिखा देते हैं, क्यों बनता है 3 बॉन्ड, तो ये A है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा T। ओके, और यहां पर H। अब यहां से आइए, तो A के सामने T लेकर के चलना पड़ेगा हमें, T, तो T में डबल बॉन्ड O, NCH डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया। अब जहां जहां हो सकता है, अब आप यहां पर H दिखा दिए और उसके साथ ये डबल बॉन्ड O हो गया। ओके, अब आइए, यहां से सबकी बैलेंसी हो गई पूरी, ये नाइट्रोजन का हो गया पूरा, ये कार्बन का हो गया, 2 3 4 हो गया सभी का। अब आइए यहां पर ये इस तरह से इसको अटैच कर दिए हम। चलिए, और ये हो गया, यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ओके, अब इस न्यूक्लियोटाइड का इस सामने सामने जब एक दूसरे के अपोजिट में अगर रहेंगे तो ओके, इसको इधर से दिखाना पड़ेगा, ये इधर का दिखाना पड़ेगा अपोजिट में। ओके, तो और इसका यहां पर CH2 और ये हो गया इसका P। नंबरिंग, ये 1 पोजीशन, ये सेकेंड, और ये OH H और ये थर्ड, ये 4th और ये 5th। चलिए, अब देखो यहां पर H के सामने O है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, N और H है यहां पर, तो इनके बीच में यह एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है A और T के बीच में। ये T है, यहां पर T के लिए एक CH3 भी लगा दिया। अब आप सोच रहे हैं सर यहां पर H और O के बीच में क्यों नहीं बन रहा है? वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। बोर्ड पे मत जाइए, बोर्ड पे हमें वो चीज समझाना है जो आपको बताने के लिए है, तो उस तरह से डायग्राम हम बनाए हैं। बोर्ड पे देखने में यहां पर लग रहा है कि ये दोनों नजदीक हैं, बट एक्चुअल में नजदीक नहीं है, तो इसीलिए इनके बीच में नहीं, यहां पर ये N, यहां पर इस NH के H और ये O के बीच में डबल बॉन्ड, उसी तरह यहां पर इस N और इस H के बीच में
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, या सॉरी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया किसके किसके बीच में, यानी ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन पाते हैं। अब आपको दिखाते हैं हम जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह आइए, जैसे यहां पर ये है, अब हम लोग एक जी के कंटेंट को बना लेते हैं। ये बन गया। अब जी है तो यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर N, H और H, ओके। नंबरिंग से आप याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 हो गया। चलो H, एक न्यूक्लियोटाइड से समझ गए हैं। अब हम यहां पे सिर्फ बेस पेयर से दिखा रहे हैं, क्यों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जी और सी के बीच में। तो पहले हम लोगों को ये चीज पे फोकस करना है, ओके। चलिए आइए यहां पे हम लोग देखते हैं। अब चलिए, तो यहां पर देखो आपको 3 साइड दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3 साइड। ये NH, जहां डबल बॉन्ड होना है वहां पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया, और यहां पे आएगा एक, ये हो गया, ओके, और इस कार्बन का हो गया। तो यहां पर NH, और यहां से एक इधर ये हुआ, ये नहीं तो अब ये, और दूसरा एक ये सॉरी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि ये इसलिए तो NH लगाया है। ये हो गया जी का स्ट्रक्चर। और जी के बाद में आप देखिए इधर, तो जी के साथ कौन अटैच होता है, C। अब C को देखिए, ये डबल बॉन्ड, थोड़ा और नजदीक ले आता हूं, देखिए इसकी वैलेंसी तो यहां पर एक NH हो गया, और फिर यहां पर ये हो गया NH, कार्बन का हो गया, कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया है, डबल बॉन्ड इधर हो गया है, सब हो गया। अब ये C हो गया। तो C का G के साथ में 3 साइड आपको दिख रहे हैं। ये 3 साइड पे, सॉरी C है तो यहां NH2 आएगा, ये हो गया NH2, उसको इस तरह से दिखा देते हैं हम, N और H2, NH2 होगा। तो फिर यहां पर ये H नहीं लगेगा, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ओके। अब ये हो गया, और डबल बॉन्ड हो गया, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, तो यहां पर बनेगा, पहला तो एक ये दिख रहा है इस O और इस H के बीच में, दूसरा इस H और इस N के बीच में, ठीक, और इस H और इस O के बीच में, ओके। तो यहां पर इस तरह से आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन किसके, तो G और C में, इस G और C में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो है वो पहले तो बॉन्ड का खेल हम लोग देख लिए। आपको ये अभी हम बताएंगे कि आखिर G जो है वो C के साथ ही क्यों बाइंड होता है डीएनए में, या फिर ये आप कह सकते हैं कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही क्यों बाइंड होता है डीएनए में,
ये भी एक रीजन है क्यों इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये चीज आप अभी समझ लो और नोट डाउन करा देंगे आपको बोल करके। प्यूरिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, 9 मेंबर का रिंग है। यहां पर देखो आप, यह एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू मेंबर। तो अगर सोचो कि इधर भी पायरिमिडीन और इधर भी पायरिमिडीन, तो दोनों के बीच का स्पेस क्या होगा, कम, तो ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। और उसके बाद अगर दो प्यूरिन आ जाएंगे, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, तो उनके स्पेस वो एक जगह बल्जी हो जाएगा, एक जगह छोटा हो जाएगा। तो दोनों एंटी पैरेलल चेन यूनिफॉर्मली कांस्टेंट, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे, यानी उनका शेप जो है एकदम एक्यूरेट रहे, दोनों के बीच का डायमीटर मेंटेन रहे। इसी वजह से प्यूरिन बाइंड विथ पायरिमिडीन या पायरिमिडीन बाइंड विथ प्यूरिन। अगर एक तरफ प्यूरिन है तो दूसरे तरफ पायरिमिडीन, उसी तरह अगर इधर फिर से प्यूरिन आ गया तो इधर पायरिमिडीन, क्योंकि दो प्यूरिन प्यूरिन मिलेगा तो एक जगह शेप बड़ा, और दो पायरिमिडीन पायरिमिडीन मिलेगा तो शेप छोटा हो जाएगा। तो दोनों चेन यूनिफॉर्मली कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करें, इसके लिए प्यूरिन बाइंड विथ पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन बाइंड विथ प्यूरिन। ये बात आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग एक हेडिंग देते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं। Now your heading is silent feature of डीएनए। तो डीएनए के कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं वो हम लोगों को इसमें नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो क्या कह रहे हैं, डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। पहला वो आपको स्ट्रक्चर में हम आपको बना करके दिखा चुके हैं। तो डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब कहता है दोनों चेन जो होते हैं वो एंटी पोलैरिटी के होते हैं, यानी एंटी पैरेलल के होते हैं। तो सेकेंड, both chain has anti-parallel polarity, that is 5 to 5 into 3 end, and यानी एक जो चेन होगा वो 5 to 3 एंड होगा इन वन, एंड अनदर इज 3 एंड टू 5 एंड। तो दूसरा जो चेन होगा जस्ट अपोजिट, उसके अपोजिट में चलेगा, यानी 3 to 5 एंड में चलेगा। ओके, कहते हैं बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसका बना होता है, आपको खुद पता है। बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ alternate of phosphate and sugar। आप देख लो, हमने आपको इसीलिए कल इस वाला ये वाला स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। एक सुगर तो दूसरा फॉस्फेट, फिर एक सुगर तो फिर एक फॉस्फेट, यानी सुगर फॉस्फेट अल्टरनेट करके ये दिस इज द बैकबोन। ये आपको कल हम दिखाए हैं कि ये बैकबोन स्ट्रक्चर जो होते हैं वह सुगर एंड फॉस्फेट के अल्टरनेट से बना होता है दोनों चेन में। तो बोथ चेन ऑफ बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट ऑफ फॉस्फेट एंड सुगर। तो फॉस्फेट और सुगर के अल्टरनेट से ही जो है वह दोनों बने होते हैं। ओके, सेकेंड, नाइट्रोजनस बेस ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन
nitrogenous base of two polypeptide chain forms, ये फुल स्टॉप नहीं है, two polypeptide chain forms alternate, ये forms complementary मतलब A opposite to T and G opposite to C। तो A का कॉम्प्लीमेंट्री T एंड G का कॉम्प्लीमेंट्री C होता है। ओके, फिर आप देखो, यानी ये तो आप जान गए कि हाँ ये दोनों एक दूसरे का पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंट्री है। अब एक लार्ज साइज ऑफ प्यूरिन कम्स अपोजिट एट स्मॉल साइज, वो जो अभी आपको हमने डायग्राम में बताया कि प्यूरिन जो लार्ज साइज का होता है, पाइरिमिडिन स्मॉल साइज का, तो प्यूरिन क्यों हमेशा बाइंड करेगा पाइरिमिडिन के साथ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि दोनों चेन जो है वह कांस्टेंट शेप में रहे, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रहे दोनों के बीच में। तो इसीलिए कहते हैं कि लार्ज साइज ऑफ प्यूरिन, ये प्यूरिन जो है वो लार्ज साइज ऑफ प्यूरिन कम अपोजिट टू ए, लार्ज साइज ऑफ प्यूरिन comes opposite small to a small size of pyrimidine to form uniform distance बिटवीन, यानी वही चीज हम जो अभी बोले, स्मॉल साइज ऑफ पाइरिमिडिन टू फॉर्म यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ हेलिक्स, तो हेलिक्स के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन हो। उसके बाद आइए फिर देखते हैं हम लोग 6 पॉइंट हमारा कहता है कि ए इज held together by T, held together by T through two hydrogen bond and G held together by 3 A held together to 2 T through 2 hydrogen bond and G held together with C by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्यों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और क्यों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो आपको हम स्ट्रक्चर बना करके ये पूरा जो है वो आपको हम दिखा चुके हैं, तो ये अब आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कहते हैं कि the pitch of helix is 34 एंगस्ट्रॉन, यानी 1 हेलिक्स बराबर 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, 1 टर्न ऑफ हेलिक्स
इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉन, जो आपको कल स्ट्रक्चर में भी हम बना करके दिखाए थे। तो वही चीज को हम लिख रहे हैं कि द पिच ऑफ हेलिक्स इज, मतलब वो जो वन टर्न ऑफ ये है उसके बारे में, कि द पिच ऑफ हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉन, 34 एंगस्ट्रॉन in which have 10 base pair, in which have 10 base pair and distance between two base pair is 3.4 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर करेंगे तो और अलग हो जाएगा, नैनोमीटर का मतलब करेंगे तो यहां पर 3.4 नैनोमीटर 0.34 नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, -10 और कर देंगे तो नैनोमीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज कि वहां कहीं पे हो सकता है कि नैनोमीटर में भी आपको मिल जाए, जो यहाँ पे हमने एंगस्ट्रॉन में दिया है। तो नैनोमीटर को और -10 से ये कर देंगे, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एंगस्ट्रॉन जो है वह नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। The plane of adjacent हेलिक्स आर, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, 6 है, ये सॉरी 7 है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 8, 5 6 7, और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया है 8। तो कह रहे हैं द प्लेन ऑफ एडजेसेंट बेस पेयर आर, सेंट हेलिक्स या एडजेसेंट सेंट बेस पेयर आर स्टैक्ड, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में, बेस पेयर आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर, along with का मतलब उसके साथ में, along with हाइड्रोजन बॉन्डिंग, along with वन मिनट, ये थोड़ा डार्क नहीं दिख पा रहा है, along with हाइड्रोजन बॉन्डिंग, along with हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the stacking confer stability of हेलिक्स ऑफ, ये कल भी हम बताए थे, आपको डिस्कस किए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कंफर्म करता है स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स या स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए और टाइड चेन। ओके, तो हेलिक्स ऑफ डीएनए को या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपको साइलेंट फीचर्स हैं, ये जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है कि क्या है साइलेंट फीचर में, ये सारा चीज आपको हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद में देखिए जो स्पाइरल कॉइल्ड डीएनए है, कहते हैं ये 8 के बाद 9 हो जाएगा,
the spiral coiled DNA collectively called DNA डुप्लेक्स। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डीएनए डुप्लेक्स। ओके, उसी को स्पाइरली क्वाइल्ड को हम लोग कहते हैं डीएनए डुप्लेक्स, जिसका डायमीटर होता है, कितना डायमीटर दिखाए थे, हैज डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉन। कल भी ये हम डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें हम आपको ये डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉन दिखा चुके थे। ठीक है, अब कहते हैं, इसी में लिख देता हूं, टू स्ट्रैंड आर नॉट coiled, two strands are not coiled upon each other। जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे को क्वाइल्ड नहीं करते हैं, वो दिखता है इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में एकदम बंधे होते हैं। एक इधर बेस पेयर है, एक इधर है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो काम कर रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है, और उसी के वजह से दोनों में स्टेबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से एकदम स्पाइरली क्वाइल्ड है, ऐसा नहीं है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि है डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, टू स्ट्रैंड आर नॉट क्वाइल्ड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर में वो क्वाइल्ड नहीं है, बट होल डबल स्ट्रैंड इज क्वाइल्ड अपॉन इट्स सेल्फ, but whole strand coiled upon itself। लेकिन जो पूरा जो है वह उस तरह से वो पूरा का पूरा जो डबल स्ट्रैंड है, होल डबल स्ट्रैंड क्वाइल्ड अपॉन इटसेल्फ, वो आपस में पूरी तरह से वो क्वाइल्ड जो है वह दिखते हैं। ओके, फिर उसी तरह से आप कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल फैशन तो आप समझ ही गए हैं कि क्या होता है एंटी पैरेलल जो है, और बाकी आपको सारा चीज इसमें हमने दिखा दिया है। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कल समझा ही चुके हैं आपको, अब इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी हमने आपको लिखा दिया है। तो लगभग सारी बातें जो है वो डीएनए के साइलेंट फीचर के वो हमारा जो है यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ डीएनए। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के टाइप्स अलग अलग बेसिस पे बहुत सारे तरह के बांटे जा सकते हैं। जैसे आप देखो, सबसे पहले अगर देखें आप तो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम कह सकते हैं। 5174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आया था, बाकी सब ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसी तरह सर्कुलर एंड लीनियर डीएनए, तो पहले आप क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर एंड लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का मतलब जो बैक्टीरिया और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, बैक्टीरिया और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है उसको हम लोग कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और एक ये हो गया, तो ये हो गया
इस तरह का सर्कुलर डीएनए, और जो इस तरह से हम लोग देखें यह हो गया लीनियर डीएनए। सेकेंड टाइप कह सकते हैं आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब एक ही स्ट्रैंड होगा। थर्ड एक बोलते हैं ट्रॉफिक ऑफ डीएनए, खास करके पैरामेसियम में सिलिएट्स के एग्जाम्पल जो पैरामेसियम है उसमें दो तरह का डीएनए मिलता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस डीएनए और दूसरा है उसमें माइक्रोन्यूक्लियस डीएनए। मैक्रोन्यूक्लियस डीएनए वह कंट्रोल वेजिटेटिव फंक्शन, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस किसका, पैरामेसियम का, ये क्या करता है, इट कंट्रोल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो ये कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, ये कंट्रोल करता है वेजिटेटिव फंक्शन को। तो उसके हिसाब से ट्रॉफिक ऑफ डीएनए ये सिलिएट्स में यानी एग्जांपल पैरामेसियम में ये दो टाइप्स के हो जाते हैं। फिर उसके बाद आइए फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए जो एक्चुअल में है वह दो फॉर्म में मिलते हैं हमें। फिर ये आई थिंक थर्ड टाइप हुआ था, थर्ड के बाद में फोर्थ टाइप देखिए, फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वह टू फॉर्म में, एक होता है राइट हैंडेड डीएनए और सेकेंड टाइप होता है बेटा लेफ्ट हैंडेड डीएनए, जो हम आपको कल इस तरह से बता के दिखाए थे, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। राइट हैंडेड डीएनए के ये फोर टाइप हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। जबकि लेफ्ट हैंडेड का एक ही फॉर्म है, वह है जेड डीएनए। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, तो बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स। ए डीएनए में 11 बेस पेयर होता है, बी डीएनए में 10 बेस पेयर होता है, सी डीएनए में 9.33 बेस पेयर और डी डीएनए में 8 बेस पेयर होता है, दोनों ये सब में। जबकि जेड डीएनए में 12 बेस पेयर होते हैं सभी में, ये अलग अलग है। तो बी डीएनए का मतलब ही सबसे पहला पहचान उसका क्या है कि बी डीएनए का मतलब ही है कि उसमें 10 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जहां पर भी 10 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट मींस कि वो बी डीएनए है। अब अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, या स्टेबिलिटी के पहले हम लोग देख लें डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में कितना जो है वह डिस्टेंस आता है। तो ए में आपका हो जाएगा 2.5 एंगस्ट्रॉन, बी में आप जानते हो 3.4 एंगस्ट्रॉन, ये आपको पता है क्योंकि
34 टोटल होता है वन हेलिक्स का, और उसको डिवाइड कर रहे थे हम लोग 10 से, तो वो आपको आ रहा था कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉन आ रहा था। उसके बाद आइए, ये हो जाता है 3.33 एंगस्ट्रॉन, ये हो जाता है 3.03 एंगस्ट्रॉन, और ये हो जाता है 3.8 एंगस्ट्रॉन। तो ये सब का जो है वह डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर जो है वह अलग अलग है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अगर टोटल ये हेलिक्स की, यानी टोटल कितना जो है वो इसका पर हेलिक्स या स्टेबिलिटी की। ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वह अनस्टेबल होता है, ओनली बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज स्टेबल। सी भी जो है वो अनस्टेबल, अनस्टेबल, एंड यह भी अनस्टेबल। बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज स्टेबल एंड साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। तो यह स्टेबल भी होता है, यही नेचुरल फॉर्म में डीएनए मिलता है। यह स्टेबल भी होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव भी होता है, बाकी सब फिजियोलॉजिकली एक्टिव डीएनए नहीं है। ओके, तो यहां तक ये जो है वो दिस इज द फॉर्म ऑफ डीएनए। आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा मालूम क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ बेस पेयर के बेसिस पर। ओके, आप इतना ये सब नहीं भी याद रखेंगे, बस दो चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें। सबसे पहला बात कि बी जो होता है वह फिजियोलॉजिकली एक्टिव और स्टेबल होता है। बी के बारे में आपको सबसे ज्यादा, वन हेलिक्स बराबर पर टर्न ऑफ हेलिक्स इक्वल टू 10 बेस पेयर, ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट टाइप है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए। वो सब आपको आगे की बातें हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ टाइप में आपको ये चीज करा देते हैं। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए। तो नॉन कोडिंग डीएनए तो इन यूकारियोट a large number of DNA is non-coding, that is it does not code for प्रोटीन, जिसमें से जो कुछ मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं वो रिपीटेटिंग यूनिट होते हैं। इन विच हैव repetitive sequence called repetitive DNA, उसी को repetitive DNA। most are जिनका most are fixed position, जिनका पोजीशन फिक्स होता है, but some are transfer from one to another gene, but some are transfer from one to another gene, जो ट्रांसफर होता है एक से दूसरे जीन पे। ओके, और उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड जंपिंग जीन और ट्रांसपोजोन्स, और उसी को ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ओके, फिर आइए कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए भी, कोडिंग का मतलब जो किसी चीज को कोड करता है, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक कोड फॉर प्रोटीन
एक्सेप्ट हिस्टोन, एंड सेकेंड कोड फॉर टीआरएनए, आरआरएनए एंड हिस्टोन। तो इस तरह से कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए आपको यहां पर सामने जो है वो दिख रहा है। तो यहां तक जो टाइप है वो डीएनए का इस बेसिस पर, अलग अलग बेसिस पे हमने बांटा है, तो किसी भी बेसिस के अकॉर्डिंग आप लेकर के इसको चल सकते हैं। कोडिंग, नॉन कोडिंग, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ये सारा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लेकर के चल सकते हैं। ओके, तो यहां तक जो है वो हमारा बात जो है वो डीएनए से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डीएनए का, यानी जो क्रोमोजोम आप पढ़ते आ रहे हैं तो उसका कैसे पैकेजिंग होता है क्रोमोजोम के फॉर्म में, वो सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कल थोड़ा आप लोग बुक में पढ़ के रेडी रहेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब क्या हुआ, तो उसके बारे में जो भी रिलेटेड बात होगी वो हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।